नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। राकेश को लगातार कम्युनिटी के लिए काम करते थे और हमेशा काम करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं उनसे बात करने जा रहा हूं। मैं उनको ऑडियो कॉल पर लूंगा और उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। हांडू साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हांडू साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपने जनता दल यूनाइटेड का माइग्रेंट सेल का इंचार्ज जो है वो लिया है। बहुत बहुत मुबारक है सर, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो गुलशन जी। आपने अभी अपना कीमती समय निकाला है जी, और आपको ये खबर मिली है। ये मेरे लिए बधाई नहीं, ये समाज के लिए बधाई है कि मैं आपको मालूम है पिछले 36 साल से समाज के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने ये समाज के लिए ही स्टेप उठाया है ताकि किसी तरीके से हमारी जो अनसुई आवाज है, हमारे जो दर्द है वो, क्योंकि जेडीयू एक एनडीए का पार्ट है, तो ये रास्ता मैंने इसीलिए चुना है कि मैं हो सकता है जेडीयू के थ्रू माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन तक अपनी समाज की जो समस्याएं हैं वो पहुंचा पाऊं। मेरा इसके अलावा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आपको पता है मैंने इलेक्शन 2008 में भी लड़ा है, बिल्कुल 2024 में भी गया था पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने के लिए, असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए। उससे पहले गीता भवन में भी मैंने समाज के लिए सेवा करी है, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में भी मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने बोला क्यों ना एक मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री तक अपने समाज की जो समस्याएं हैं वो पहुंचा पाऊं। बस मेरा एक यही एजेंडा है और इसके अलावा मेरा कोई पॉलिटिकल या कोई भी अपना पर्सनल एम्बिशन नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हांडू साहब, मैंने आज आपको वीडियो कॉल पर जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि मुझे पता चला आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने ऑपरेशन करवाया होता आपका, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ऑडियो कॉल कर ही आपकी जो आपको मुबारकबाद पेश करूं। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जो आपको सुनते हैं, जो जानते हैं, जो जिनके साथ आपने काम किया है और 1990 से और आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं समाज के लिए, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू में जाने के आप चले गए हैं। लेकिन सर, क्या लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में जाने के बाद कुछ फ़ायदा हो पाएगा इस समाज को? गुलशन जी, वही मैं आपके माध्यम से अपने समाज को बोलना चाहूँगा। आपने वीडियो कॉल इसलिए नहीं किया, आपको मालूम है मेरा कल कैटरेक्ट का ऑपरेशन आया हुआ है। पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जी। देखिए, मैंने इलेक्शन लड़ा था, हमने 2008 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे वहाँ पे दीवानी साहब थे उनकी डेथ हो गई। उसके जो कन्वीनर थे मट्टू साहब वो बेंगलोर, मतलब हमारी जो माइग्रेशन के बाद में स्कैटर्ड हो गई कम्युनिटी। तो उसके बाद मैंने एक प्रयास किया था 2024 में, जब वहाँ पे बीजेपी ने कोई भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए वहाँ पे लड़ने गया था। उस टाइम भी मेरा एजेंडा यही था कि जब क्योंकि बीजेपी वहाँ से नहीं लड़ रही है तो मैं वहाँ से कोई अपना प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री से किसी तरीके से टच में जाऊं। किसी वजह से वहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं वोटर कार्ड में मेरा मतलब वोटर लिस्ट में मेरा नाम डिलीट हो गया था। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मैंने दोबारा से वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया, फिर मेरा वोटर कार्ड आ गया। उसके बाद मैंने फिर असेंबली इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ ना, वहाँ पे पेन टेररिज्म के अलावा, गन टेररिज्म के अलावा पेन टेररिज्म भी है, जिसकी वजह से मुझे इलेक्शन वहाँ पे नहीं लड़ने दिया गया। तो मैंने सोचा कि एक मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे को अब 36 साल हो गए हैं, क्योंकि ये हमारी लास्ट जनरेशन है कि जो समाज के लिए लड़ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म जो अपने पास अवेलेबल है, जो एक एनडीए का पार्ट है और बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। आपने देखा होगा कल सारी चैनल्स पे डिबेट यही हो रहा है कि अब वहाँ पे बिहार पे पूरा फोकस है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो एलजेपी हो, जितनी भी पार्टियां वहाँ पे, या कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां, क्योंकि अभी फोकस है। तो मैंने बोला कि ये मौका है, अभी वो कहते हैं ना मौका है चौका मारने के लिए। तो मैंने इसीलिए एक ही अपना प्लेटफॉर्म अभी चुना। मैंने बोला हो सकता है कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कुछ अपनी जो समाज की समस्याएं हैं वो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचा पाऊं। इसके अलावा मेरा कोई भी पर्सनल या कोई भी एम्बिशन नहीं था, ना आज की डेट में है। क्योंकि दिक्कत परेशानी ये है गुलशन जी की आज अगर हम पीएम पैकेज की बात करते हैं कि अगर हमारे जितने भी नेता हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये नहीं पता है कि 34 ट्रिपल DMR क्या है,
किसकी वजह से हमारे बच्चे वहाँ पे परेशान हैं। जमन में क्वार्टर नहीं बन रहे हैं पिछले 14 साल से। मेरी आज भी वहाँ पे फॉलोअप चल रहा है। वहाँ पे जो जोहर कंस्ट्रक्शंस काम कर रही है, मेरी उनसे कल मतलब लगातार मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उनको वहाँ पे कुछ पैसा अभी अटका हुआ है ट्रेजरी में, उसके लिए मैं अलग से लड़ रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं अपने लेवल पे जो भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारी एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक टीम भेजी हुई है, जो अभी यहाँ पे अपने आयुष्मान कार्ड के लिए टीम आई हुई है, उनके लिए फैसिलिटेट कर रहा हूँ मैं। 2 दिन तक वो फरीदाबाद में थे, नोएडा में थे, आज वो शालीमार गार्डन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी स्कैटर्ड है। तो मेरा मकसद यही था कि मैं समाज के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी बेस्ट कर सकता हूँ, तो वो करने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। अदरवाइज मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन ना पहले था, ना आज है, ना कल रहेगा। लेकिन हांडू साहब, इसमें मैं आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा, मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स के लिए क्या, देखिए ज़्यादातर जम्मू के मैक्सिमम वो माइग्रेंट जो लगातार छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लड़ते रहते हैं, आखिरकार उनको मिलता कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्टी दिला नहीं पाती कुछ भी। तो गुलशन जी वही है ना कि मैं तो अब बहुत छोटे वो बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, जगती को आप कवर कर रहे हो, वहाँ पे पानी की समस्या है, बिल्कुल वो परेशान चल रहे हैं। बिल्डिंग वहाँ पे गिर रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पे मंत्री जाते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। अब आप बताइए कि अगर आप पीएम पैकेज एम्प्लॉय से बात करो, उनकी समस्याएं अलग अलग है, ठीक है ना। मैंने आपको जो बताया कि 34 ट्रिपल डी, ये किसी को मालूम नहीं है इसकी एब्रिविएशन क्या है। जितने भी हमारे दिल्ली से लेके कनाडा से लेके अमेरिका से लेके जर्मनी से लेके कश्मीर तक जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, उनसे आपको ये बताइए कि 34 ट्रिपल डी ये जो ऑर्डर निकला हुआ है उनको, कि इनको बतौर मजदूर की तरह रखा हुआ है वहाँ पे। इनको कोई वहाँ पे बेनिफिट नहीं है, रिटायरमेंट के बाद में पेंशन नहीं है। आज 6000 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के बाद में जब हम कश्मीर में हमने छोड़ा था, तो 25000 कश्मीरी पढ़तू ने उस टाइम पे माइग्रेट किया था। तो एम्प्लॉयमेंट उसके बाद में आगे बढ़ी नहीं। लेकिन हांडू साहब मैं आपको फिर रोकूंगा, मुझे माफ कीजिएगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे लोग जो है वो डेपुटेशन पर जम्मू में बैठे हैं, और अच्छी पोस्टों पर डेपुटेशन में बैठे हैं, लेकिन सैलरी कश्मीर से निकलती है। बीजेपी करना क्या चाहती है यहाँ पर? देखो गुलशन जी, मैं आज एनडीए का पार्ट हूँ, मैं बीजेपी की आंखें खोलना चाहता हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं बीजेपी में नहीं मतलब डायरेक्टली अप्रोच कर रहा हूँ। हो सकता है इनडायरेक्टली मेरी जो बात वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे चाहे बीजेपी में केजीडी है या जो भी है, हो सकता है वो मेरी तरह निडर होके बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचा पा रहे हूँ। आप मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं बोलते ना क्या बोलते ना हमारे समाज में बोलते हैं कि हु विल बेल द कैट्स एंड रैट्स, तो मैं ये कैट्स एंड रैट्स तो बेल कर रहा हूँ पिछले 36 साल से। तो हमारे समाज में अगर लोग जितने भी हमारे नेता अगर ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ इस पार्टी के माध्यम से कि क्योंकि ये एनडीए का पार्ट है, कि हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊं, और हमारी जो समस्याएं हैं हमारे समाज की, चाहे वो जगती हो, चाहे वो पीएम पैकेज हो, चाहे वो रिलीफ हो, आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जो हमारी एसोसिएशन है जिसमें हमारे नाना जी रहना है, हमारे उसमें हाशिया जी है, उसमें हमारे विनोद कोल साहब है, विनोद सराफ जी है। आप ये बताइए कि उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी दिल्ली में। अल्टीमेटली जो यहाँ पे मसले थे रिलीफ को लेके जो उनको 15 महीने से नहीं मिली है, अब उन्होंने भी मेहनत करी है। मैं भी बैकडोर में जो भी बैकेंड पे पर्दे के पीछे उनको जो सपोर्ट कर पाया वो किया। आज खुशी की बात है, मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली एनसीआर का रिलीफ का मैटर था वो रिजॉल्व हो गया है। तो करने को बहुत कुछ है, बट बात वही है कि राइट ट्रैक पे, राइट टाइम पे और तरीके से अगर ये बातें बीजेपी हाईकमांड तक पहुंचेगी, बिल्कुल, तो सोल्यूशन हो। उसका बड़ा उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली में जो भी इन लोगों ने सारा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी इनको भी लोगों ने क्रिटिसिज्म बहुत किया कि ये पैसे खा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ? ये सक्सीड हो गए। अल्टीमेटली जो दिल्ली में रिलीफ होल्डर्स का रिलीफ पिछले 15 महीने से बंद था, आज इसी बीजेपी सरकार के अंडर वो रिलीज हो गया, ऑर्डर निकल गए। जो एमएसटी के लिए लोग मना कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, एमएसटी भी अलाउ कर दी है बीजेपी सरकार ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी दिल्ली में जो हाशिया जी है या नाना जी है या विनोद कोल जी है या विनोद सराफ जी है और उनकी टीम है,
वो बधाई के पात्र है। बिल्कुल, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी और अल्टीमेटली उन्होंने जो टारगेट था उनका अचीव किया। तो इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी केजेडी है या जम्मू कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडित खासकर बीजेपी में है, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है समाज की वो बीजेपी या माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल, वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं सर, वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने ये दूसरा रास्ता अपनाया है। अभी हो सकता है मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। बिल्कुल, इसलिए मैं लगा पड़ा हूँ, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है। मैंने जीएम शाहीन जी को भी बोल रखा है, हमारी ये भी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कश्मीर में। वो पीछे कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलके आए हैं, उन्होंने हमारे मुद्दे वहां पे उठाए हैं, बात भी करी है। तो मैं अभी बहुत जल्दी श्रीनगर जा रहा हूँ, उनके साथ में मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिलूंगा। जो हमारे पीएम पैकेज के वहाँ पे इश्यूज हैं वो उनके थ्रू माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, अगर वहां से नहीं तो बिहार के रास्ते से पहुंचूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते ना साम दंड भेद, मैं तो सारे अपनाऊंगा। जहां तक मेरे समाज का वेलफेयर का सवाल है उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ये पब्लिक है, सब जानती है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। बिल्कुल, गीता भवन से लेके एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन से लेके 2008 से इलेक्शंस को लेके 2024 के इलेक्शंस को लेके जयपुर में जो मैंने समाज की सेवा करी है करता रहूंगा। मैंने किसी के ऊपर ऐसा नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कर्म में बिलीव करता हूँ, मैं धर्म में कम बिलीव करता हूँ, कर्मा में ज्यादा बिलीव करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वो प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और मुझे उम्मीद है, चाहे प्रोफेशनल मेरा कैरियर रहा हो, मेरा पर्सनल कैरियर रहा हो, कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस पार्टी के माध्यम से जो हम या हमारे जो नेता माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमारी बात नहीं पहुंचा पाए क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट थे। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना पहले था, ना आज है, ना कल रहेगा। तो इसलिए मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, यही मकसद है मेरी इस पार्टी को ज्वाइन करने का, कि हो सकता है कि इस बिहार के रास्ते में माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी समस्याएं समझा सकूं और उनका अटेंशन डाइवर्ट अपने ऊपर एड्रेस करा सकूं। इसके अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई पार्टी ज्वाइन करने का। जी गुलशन जी। चलिए हांडू साहब, आपने अपनी बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, ये थे राकेश कुमार हांडू जी, मेरे साथ जुड़े हुए थे और लगातार समाज के लिए काम करते हैं। आज भी समाज के लिए इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, जेडीयू, जिनकी यहाँ के जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन साहब है। और उनके साथ मिलकर अब हांडू साहब कहाँ किस तरह से आगे चलेंगे और समाज को कैसे आगे ले पाएंगे, ये समय ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हांडू साहब ने पूरी बात की और अपनी पूरी बात बताई और समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और समाज के लिए आज जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है और अच्छी खासी पोस्ट भी जो है उनको मिली है, ताकि समाज का जो दर्द है वो सरकार तक पहुंचा पाएँ और सरकार को ये बता पाएँ कि माइग्रेंट्स जो हैं वो कितनी दिक्कत में रहते हैं और क्या कुछ उनके लिए होना चाहिए। बहरहाल, आपको ये खबर कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। नमस्कार।